अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम खुर्रम शहजाद सियाल है और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को हम फॉलो कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है एक्सरसाइज 4.9 जो कि चैप्टर नंबर 4 से बिलोंग करती है। चैप्टर नंबर 4 हमारा आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है और प्रीवियस लेक्चर्स हमारे 4.8 के हुआ है और 4.8 के लेक्चर्स में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को डिस्कस किया था और 4.8 के आगाज़ में जो 4.8 का पहला लेक्चर था उसके आगाज़ में मैंने आपको बता दिया था कि 4.8 और 4.9 एक्सरसाइज के अंदर हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को डिस्कस करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जो दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस हों और उनको हमें बैक वक्त सॉल्व करना हो तो उन्हें हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस का नाम दिया करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 4.8 और 9 में वही साइमल्टेनियस इक्वेशंस थी और वहाँ पर मैंने ये बात आपको बड़ी क्लियर बताई थी कि हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस की 5 टाइप्स हैं, जिसमें से 2 टाइप्स हमारी एक्सरसाइज 4.8 में हैं और फर्दर 3 टाइप्स जो हैं वो हमारी 4.9 में हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 टाइप्स हम 4.8 में डिस्कस कर चुके और अब हम 4.9 के अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशन की जो 3rd टाइप है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं कि 4.9 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो किस टाइप का है, किस तरह की साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। पहली इक्वेशन मेरे पास दी हुई है जी 2x² इज इक्वल टू 6 + 3y² और दूसरी इक्वेशन मुझे दी हुई है 3x² - 5y²। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस में एक चीज़ ज़रा गौर से देखिएगा और नोट कीजिएगा, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, x² वाली टर्म है या y² वाली टर्म है। दोनों इक्वेशंस में हमारे पास x² या y² आया है, इसके अलावा और कोई चीज़ हमारे पास नहीं आई। तो इस पॉइंट को ज़रा आपने जहन नशीन रखना है। ये तीसरी टाइप की निशानी है कि तीसरी टाइप में सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ें शामिल होंगी। दोनों इक्वेशंस के अंदर दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होंगी। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ x² और y² होगा, इसके अलावा और कोई वेरिएबल मौजूद नहीं होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसी इक्वेशंस हमें दी जाएं और उन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़े तो हम किस तरह से उनको सॉल्व करेंगे, क्या एक पैटर्न होगा। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने करना ये है कि सॉल्यूशंस के अंदर इक्वेशंस को आपने ज़रा सही तरीके से लिख लेना है। यानी आपने 2x² को वैसे का वैसे लिखा, 3y² को लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे, -3y² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसके बाद हमने दूसरी इक्वेशन जो थी वो ऑलरेडी ठीक हुई फॉर्म में है, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 3x² - 5y² इज इक्वल टू 7 और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन के अंदर पहली और दूसरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ x² और y² इन्वॉल्व हुआ है, इसके अलावा और कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। तो हम एक काम ये करेंगे कि हम इन दोनों में से या तो x² को इलिमिनेट कर देंगे या y² को इलिमिनेट कर देंगे। किसी एक चीज़ को हमने इलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये पॉइंट ज़रा जहन में रखना है कि जिस वेरिएबल को हमने ख़त्म करना होता है उस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। यानी अगर हम x² को ख़त्म करना चाहते हैं तो x² का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए। अगर हम y को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने कहा है कि मतलब x² को अगर हम ख़त्म करना चाह रहे हैं तो इनका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कोफिशिएंट सेम नहीं हुआ, तो अब क्या करें। तो बच्चों मेरी बात को आपने ज़रा जहन नशीन करना है। अगर ये वाला जो 3 है, दूसरी इक्वेशन में जो 3 लिखा हुआ है, इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी इक्वेशन 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं कि यहाँ पे अगर मेरे पास ये वाला जो 3 है, इस 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन 1 के साथ
तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 6x² बन जाएगा माइनस 9y² बन जाएगा और इज इक्वल टू 18 बन जाएगा। फिर मैं ये करूँगा कि यहाँ से जो 2 है, ये वाला 2, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इक्वेशन 2 के साथ। तो जब मैं इस 2 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 7 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इसका मतलब है फिर x² का कोफिशिएंट बच्चों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, राइट। तो मेरा ख्याल है बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये जो मैंने कलर से हाईलाइट की हैं चीज़ें, 2 डिफरेंट कलर मैंने यूज़ किए हैं ताकि हमारे वो बच्चे जो माशाल्लाह बग़ैर मेहनत के बात नहीं समझ सकते, उनके लिए मैंने ये मेहनत कर दी है। कुछ बच्चे माशाल्लाह जीनियस होते हैं, वो फ़ौरन बात को सुनते हैं और जहन में रख लेते हैं। कुछ बच्चों के ऊपर ज़रा हमें फोकस करना पड़ता है। तो इसका मतलब हम उन बच्चों को फोकस कर रहे हैं, भाई इस 3 को मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 से, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 से, तो दोनों खुद ब खुद नंबर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि अब तो बात समझ आ जानी चाहिए। तो अब इसके बाद हमारा एक और पॉइंट होता है, बच्चे सोचते हैं कि सर हमने 1 और 2 को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैसे पता चलेगा। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा फिनोमिना है कि अगर दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना है, अगर दोनों का साइन चेंज है तो ऐड करना है। ठीक हो गया, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कर दी ना, बड़ा आसान बात की मैंने ये कहा कि हमने अगर x² को एलिमिनेट करना है तो अगर x² में हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करना होगा। लेकिन अगर दोनों का साइन हमारे पास अपोजिट है, कौन सा कलर सेलेक्ट करें भाई, जो दिखाई दे जाए, पिंक कलर सेलेक्ट करते हैं। तो अगर एक प्लस के साथ हो, एक माइनस के साथ हो, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने सारी बात यहाँ पे समझा दी। इस पॉइंट को बच्चों अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कर लें और उस्ताद आपके अपने हाथ में है, उस्ताद को थोड़ा सा रिवर्स करके फिर उस उस्ताद का लेक्चर ले लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जब तक बात समझ में ना आए तो आपने ये पॉइंट सुनते रहना है और इसको लिखते रहना है। ठीक हो गया, तो मेरा ख्याल है बात अब आपको याद रह जानी चाहिए। तो नेक्स्ट बच्चों चलते हैं जी अगली स्लाइड पे कि अब हमने पहले तो इन दोनों का कोफिशिएंट सेम करना है, उसके बाद इनको प्लस या माइनस करना है। देखते हैं जी अगली स्लाइड पर। देखिए मैंने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, जैसे मैंने पीछे स्लाइड पे आप लोगों को समझाया है, सेम वही काम। देखिए 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख दिया, फिर मैंने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब चूँकि यहाँ पे 6x² दोनों का साइन क्या था, सेम था, तो इसलिए मैंने बीच में क्या लिखा, सब्ट्रैक्ट लिखा कि इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मेरे बच्चों याद रखो कि जब भी आप इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हो तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जब आप ऐड करते हो तो फिर नीचे वाले साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर देखो जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो इक्वेशन में असल में प्लस था, नीचे मैंने माइनस लगा दिया। फिर यहाँ पर इक्वेशन में असल में माइनस था, मैंने नीचे क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। यहाँ पे इक्वेशन के अंदर असल में प्लस था, मैंने नीचे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब जब आप सब्ट्रैक्ट ये साइन चेंज कर लेंगे तो फिर जो पहले वाले साइन हैं उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, उनको आपने नहीं देखना। यानी यहाँ पे मैं आपके सामने ये थोड़ा सा इसको कट कर देता हूँ कि इन साइंस को, जो पुराने वाले साइंस हैं, इनको बच्चों आपने अपने जहन से रिमूव कर देना। जैसे मैंने इन पे रेड कलर से गिची मिची कर दी है, तो ये गिची मिची करने का मकसद ये है कि ये वाले साइन अब आपने काउंट नहीं करने। तो अब ये -6 से +6x² ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और इसी तरीके से +10y² और -9y², तो क्या होना चाहिए बच्चों, +y² होना चाहिए। उसके बाद +18 -14, तो आंसर क्या आना चाहिए, +4 आना चाहिए। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या वाकई ही ऐसा हो रहा है। देखो बच्चों यहाँ पे y² = 4 हमारे पास रिजल्ट आ चुका। अब आपने क्या करना है, बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेना है
y की वैल्यू +-2 हासिल कर लेनी है। अब आपने करना ये है कि ये जो y स्क्वायर की वैल्यू आपको हासिल हुई है, ये y स्क्वायर की वैल्यू y² 4 इसको पुट कर देना है इक्वेशन 1 में, जो कि पिछली स्लाइड पे ओरिजिनल इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 उसमें पुट कर देना है। तो ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर जब पुट करेंगे तो वो थी 3x² - 3y² = 6। तो y स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाना है, 4 आ जाना है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा हमारे पास इससे आगे 2x² - 12 = 6। नेक्स्ट आपने बच्चों ये करना है कि 12 को दूसरी साइड पर ले जाना है और प्लस हो जाएगा, 6 + 12 क्या होगा, 18 होगा। और अब आपने यहाँ पे ये करना है कि 2 से बोथ साइड को डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे तो x² = 9 हो जाएगा और x की वैल्यू +-3 हो जाएगी। तो बच्चों अब आपने जहन में रखना है कि x की वैल्यू +-3 है और y की वैल्यू हमने +-2 कैलकुलेट की थी। तो ये जब हमने लिख लिया तो ये हमने एक ऑर्डर्ड पेयर बना लिया। अब ये बच्चों देखने में आपको एक ऑर्डर्ड पेयर नज़र आ रहा है, वरना असल में ये एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। ये भला कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं? तो यहाँ पे ये हम कलम खोलते हैं जी, तो पेन खोला और इसमें थोड़ा सा पेन का साइज़ बढ़ा देते हैं ताकि हमारे बच्चों को ज़रा अच्छी तरह से बात जो है वो नज़र आ जाए। तो यहाँ पे देखो लिखते हैं जी, पहला पॉइंट ये है कि +3 और +2 हो जाए, यानी दोनों ही वैल्यूज़ क्या हो जाएं, प्लस हो जाएं। फिर अगला पॉइंट ये है कि पहला प्लस हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, -2 हो जाए, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास -3 हो जाए और +2 हो जाए, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है कि -3 हो जाए और -2 हो जाए, तो 4 पॉइंट्स हो गए। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो बात बच्चों यहाँ पर लिखी हुई है, एक्चुअली ये एक पॉइंट नहीं है, ये 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट आने की वजह क्या है, 4 आंसर्स क्यों आ रहे हैं? पिछली एक्सरसाइज जो हमने 4.8 पढ़ी वहाँ पर तो 2 पॉइंट आए थे। तो याद रखना है आपने कि जब एक लीनियर इक्वेशन हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो 2 सॉल्यूशन पॉइंट हासिल होंगे। अगर दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होंगी तो उसमें हमें कितने पॉइंट्स हासिल होंगे, 4 पॉइंट्स हासिल होंगे। तो 4.9 में सारी की सारी जो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, पहली और दूसरी, हर सवाल के अंदर दोनों इक्वेशंस क्या दी हुई हैं, क्वाड्रेटिक दी हुई हैं, इसलिए उनका जो आंसर होंगे वो 4 ही होंगे। तो ये तो बात तय हो गई। तो बच्चों नेक्स्ट हमने चलना है जी, देखते हैं जी, ये 4 पॉइंट्स आपको समझ आ गए। अब हमने बनाना है इसका सोल्यूशन पॉइंट। तो इसका सोल्यूशन पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ये सोल्यूशन सेट क्या होगा, हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर उठा के यहाँ लिखा और सो दिस इज द आंसर। तो अब आपको पता है कि सोल्यूशन सेट में कितने आंसर्स हैं जी, 4 आंसर्स हैं। शाबाश, वेरी गुड, माशाल्लाह, बात जल्दी समझ जाते हैं जी आप लोग, बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की जानिब। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा टेक्निकल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और फिर 2 इक्वेशंस हमें दी हुई हैं। सेम वही स्टाइल है, वही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 4.9 इसके अंदर 3 टाइप्स डिस्कस होनी है और मैं कोशिश करूंगा कि हर टाइप के लिए अलग-अलग लेक्चर प्लान करूं और हर टाइप को अलग-अलग आपको समझाऊं ताकि मिक्सिंग ना हो। तो बच्चों पहले 3 सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 3 सवाल जो है 4.9 के पहले 3 सवाल, उनको करने का मेथड सेम है, जिसमें ये किया कि 2 मैंने सॉल्व कर दी हैं, 2 क्वेश्चंस के लिए आपकी खिदमत मैंने कर दी है, बाकी एक क्वेश्चन के लिए आपने खुद अपनी जी जनाब अपने ज़हनी आजमाइश का इम्तिहान लेना है, ज़हनी आजमाइश से गुज़रना है आपने। तो वो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझ से करेंगे तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है वैसे क्वेश्चन नंबर 3 होगा, खैर वो आप कर लेंगे, मैं ऐसे खाम खा तमहीद बांध रहा हूँ। तो बच्चों मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखना है सिस्टम कैन बी रिटन एज, तो मैंने ज़रा इनको ठीक करके लिखना है। तो ये बनेगा मेरे पास 8x² y² को उधर ले जाएंगे तो -y² = 0 हो जाएगा। फिर दूसरी इक्वेशन वो वैसे की वैसे लिखी रहेगी, तरतीब ठीक होगी। अब यहाँ पे हम किस चीज़ को एलिमिनेट करने वाले हैं बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर मैं y² को एलिमिनेट करने वाला हूँ। तो बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि सर ये क्या बात हुई, पहले आपने x² को एलिमिनेट कर दिया, अब आप y² को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। भाई हमारी मर्ज़ी है, याद रख लें, जो भी आप बच्चा जो भी कोई सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन को, वो उसकी मर्ज़ी है कि वो किस चीज़ को एलिमिनेट करने का फ़ैसला करता है।
है, मैंने फैसला कर लिया कि मैं y को एलिमिनेट करूंगा, आप फैसला कर लें कि आप एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे, तो आप एक्स स्क्वायर के साथ कर लें, कोई इशू नहीं बेटा, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, देखते हैं कि क्या करना है। अब चूँकि मैंने इक्वेशन 1 और 2 में से y स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, कितना आसान सा काम है कि मैं जस्ट इक्वेशन 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2y स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो जब मैं ऐसा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये खुद ब खुद ये हैं भी साइन चेंज हो रहे हैं, तो इनको करना भी जमा पड़ेगा, दोनों एक माइनस का है एक प्लस का है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से और माइनस कर देना है इक्वेशन 2 को। तो जस्ट इतना सा काम करना है और मेरा जो काम है वो आगे फॉलो ऑन हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि आगे किस तरीके से हमने कैलकुलेशन करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर वही मैंने बात जो अभी आपको समझाई है मैंने वही लिखी है। अब देखिए, मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर मैंने इक्वेशन 2 लिखी यहाँ पे, तो ये माइनस है ये प्लस है, दोनों का साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो मैंने बीच में क्या किया, प्लस किया। तो जब प्लस करेंगे तो ये y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो 16x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 17x स्क्वायर इज इक्वल टू 19 हो जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 19/17। तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 19/17। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ x। लेकिन अभी हमारा काम बाकी है, आप ये ना सोचें कि ओहो हो जान छूट गई, जान नहीं छूटी, अभी काम बाकी है। अभी हमने क्या करना है, x स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में जो आपको आसान लगती है मेरे बच्चों उसमें पुट कर दें। तो मुझे लग रहा है कि मुझे कौन सी इक्वेशन आसान लगती है बच्चों, मुझे इक्वेशन 1 आसान लगी थी, तो उसमें मैंने x स्क्वायर की जगह पे 19/17 पुट कर दिया। अब मुझे इक्वेशन 1 क्यों आसान लगी थी, देखो इसलिए कि इसकी राइट साइड पे क्या था, 0 था, तो मुझे एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, एलसीएम लेने से मैं बच जाऊंगा। तो मैंने जस्ट 8 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे वैल्यू 19/17 पुट कर दी। तो ना 8 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 152/17। तो यहाँ से 152/17 को राइट साइड पे ले जाएंगे, माइनस होगा, दोनों तरफ माइनस से कट करेंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 152/17 और अंडर रूट लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 152/17। जी, अगला मरहला, हमने x की वैल्यू भी हासिल कर ली हुई है और y की वैल्यू भी हासिल कर ली हुई है। x की वैल्यू हमने हासिल की थी स्क्वायर रूट 19/17 और y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट 152/17। तो बच्चों अब यहाँ से अगली स्लाइड पे हम चलते हैं और हमने क्या बनाना है, ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। इस ऑर्डर्ड पेयर में पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर y की वैल्यू लिखी जाएगी और ये एक सोल्यूशन नहीं है, ये कितने सोल्यूशंस हैं, जी हाँ बिल्कुल 4 सोल्यूशंस हैं। आपने बिल्कुल सही सोच लिया क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपको मैं इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दे चुका हुआ हूँ। तो बच्चों अब यहाँ से आपने सोल्यूशन सेट लिखना है और ये ऑर्डर्ड पेयर उठा के एक सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देना है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का क्या करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 तो मैं सॉल्व नहीं करने लगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग माशाल्लाह इतने जीनियस हैं कि आप लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। तो लिहाजा अब हम यहीं पे अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन की अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें, अपनी प्रैक्टिस मज़ीद कर लें। तो आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।